अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब और राना ताहिर साहब मेरे साथ होंगे। बाबर अवान साहब को हमने ज़हमत दी है इसलिए कि सियासी कानूनी जो इस मुल्क के मामलात हैं उनकी बड़ी गहरी नज़र है। प्राइम मिनिस्टर के बहुत नज़दीक हैं और बहुत अहम मामलात पर वज़ीर आज़म इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, रेगुलर विज़िटर हैं उनके। हुकूमत किस अंदाज से चीज़ों को सोच रही है, मामलात को किस तरह से देख रही है, बाबर अवान साहब को हमने ज़हमत दी है और जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आज आप बोल न्यूज़ के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, एक आम जो तासुर है इस हुकूमत के हवाले से कि चीज़ें काबू में नहीं हैं, जो कन्फ्यूजन है, इत्तेहादी खफा हैं और नून लीग वाले और बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्त, अपोजिशन के दोस्त ये बातें करते हैं कि जी बस ये फरवरी मार्च में अप्रैल में शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई और आ रहा है और ये गवर्नमेंट तब्दील होने वाली है। ये वो चीज़ें हैं जो कॉलम्स में डिस्कस की जा रही हैं, जिस पर लोग बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपसे पूछते हैं हुकूमत इस सारे प्रोपेगेंडे को, इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है समी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो दो स्टैंड पॉइंट से खड़े होकर देखी जा सकती है। एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास तर्ज़ फ़िक्र के लोग, दानिश्वर, जो लिखने वाले, बोलने वाले, उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं पेड कंटेंट है, मैं नहीं कह रहा ये। और दूसरी तरफ सारी दुनिया है जो पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी इशारे बड़े गलत हैं और इसाक डार एंड कंपनी लंदन में बैठ के मुल्क से मफरूर मुकदमात में मतलूब फरारी कैंप जो लंदन वाला है उसमें बैठ के वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। आप कोई बड़ा इदारा ले लें, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ले लें, वर्ल्ड बैंक आप ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक आप ले लें, आप उसके बाद मूडीज़ ले लें, आप कोई और ले लें, वो सारे कहते हैं कि पाकिस्तान उन पहले 10 मुल्कों में शामिल है जहाँ पे एलिमेंट से निकल के रिकवरी की जो बेहतरीन स्पीड है उसके अंदर पाकिस्तान इज़ वन अमंग्स द टॉप 10। लंबी बात हो जाएगी, दो मैं और इशारे आपको दे देता हूँ। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आलमी तन्हाई इमरान खान के आने के बाद मिली है, इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं कल के बाद आप शुरू करें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी कोरोना वायरस आने के बाद बनी, उसके ऊपर जिन 5 मुल्कों का नाम चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने शुक्रिया और बेहतरीन दोस्त के लफ्ज़ों के साथ, और हमारे दोस्त वो है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो और पाकिस्तान का शुक्रिया कि वो साथ खड़ा है, यहाँ रीजन में हम यहाँ खड़े। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पहला और आखिरी आदमी है अभी तक मुस्लिम उम्मा में से इस इराक़ का जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट से ईरान की लॉबिंग के बगैर ये कहा कि आप ईरान पे हमला करने की गलती मत करें, ये डिज़ास्टर साबित होगा पूरे हमारे रीजन के लिए। फिर उस बात को उसने बायलैटरल में नहीं रखा, ओपन किया, ओपन करके कहा कि जब मैंने उनको ये बात कही तो सवाल आया कि उनका क्या तासुर क्या था या जवाब क्या था या उनका रिएक्शन क्या था। उन्होंने कहा जी आई होप दैट ही अंडरस्टूड व्हाट आई सेड टू हिम, इसलिए वो बोले नहीं हैं। तीसरा इसका इशारा ये आप देख लीजिए एक बैनुल अक़वामी कि ये वाहिद लीडर है एशिया का जिसको दर्जन से ज़्यादा दफ़ा टेलीफोन पे गुफ्तगू कर चुका है सदर ट्रंप अमेरिका के, और उसके साथ ही 3 दफ़ा इनसे मुलाकात हो चुकी है। फिर आपकी पोजीशन बेहतर हुई है जो आपकी रेटिंग थी फैटफ में, और फिर सारे मुल्कों के अंदर जहाँ भी ये जाता है ही इज़ ट्रीटेड एज अ कंट्री हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड विच कंट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज अगेंस्ट इंडिया। आखिरी बात इस पे ये है कि यहाँ तो लोगों की, आपको याद है एक सदर साहब होते थे, कहते थे कि जी वो CDA का जो लाशें कलेक्ट करने वाला काला ट्रक है वो बाहर पार्क हो गया सदर हाउस। अब इस पे क्या तबसरा किया जाए, तब नहीं किया, अब भी नहीं करना चाहते। तो जो पूरा पाकिस्तान है, मसलन आज की आपने एक ऐसी काबिल एतराज़ रिपोर्ट जिस पे सारी दुनिया ने उसको मुस्तरद कर दिया, ट्रांसपेरेंसी की, फिर उनको खुद शर्मिंदगी में वो चाटना पड़ा जो कुछ उन्होंने स्पिट आउट किया हुआ था। उस मुल्क के दारुल खिलाफे को 374 मुल्कों में से
एक कह के कहा गया कि ये महफूज तरीन जगह है। सिडनी उसमें शामिल है, जर्मनी उसमें शामिल है, शंघाई उसमें शामिल है और बड़े बड़े कैपिटल शामिल, ये खबर ही नहीं है। नहीं तो बस मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि अब यूनाइटेड नेशन ने भी इस्लामाबाद को फैमिली स्टेशन करार दिया, अमेरिकन्स ने भी फैमिली स्टेशन करार दिया। जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने तो ये कहा कि बिल्कुल ये महफूज मुल्क है, ट्रेन पर आप सफ़र कर सकते हैं। अभी जर्मनी के एम्बेसडर की वीडियोस भी चल रही हैं, उन्होंने भी ट्रेन पर सफ़र किया और बड़ी इसकी तारीफ़ की। ये तो बातें सही हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे जो महंगाई है, ये स्टेबिलिटी तो आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट हुई इंटरनेशनल रिलेशंस पे, लेकिन अवान साहब जो आम आदमी है, जो रोटी दाल के चक्कर में है, जो तनख्वाहदार है, मुलाजम है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तल्ख हो गई है। इसलिए वजह कुछ भी हो, महंगाई ने उसका सत्यानाश कर दिया। देखें जी, दो इशू हैं जहाँ खड़े होकर आप देख सकते हैं। पहले ज़रा पर्सपेक्टिव देखिए कि हम क्या सोसाइटी हैं जिसके अंदर हम बैठ के बात कर रहे हैं। ये वो सोसाइटी है जिसके हर शहर में हज़ारों नहीं लाखों अपार्टमेंट्स, घर, बिल्डिंगें बन रही हैं। किसी शहर में आप एंटर होते हैं, एंट्री से लेके एग्ज़िट तक आपको बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स मिलती हैं इस तरह की। नंबर वन, ये वो शहर है जहाँ पे लाखों से ज़्यादा, मिलियंस में, करोड़ों, चलो मैं बिलियंस में नहीं जाता, मिलियंस में जो वेहिकुलर ट्रैफिक है वो है। और गांव के अंदर भी जाना, अब मेरा गांव बड़ी खूबसूरत काउटा की पहाड़ी, एक तरफ इस्लामाबाद है, एक तरफ काउटा है था। अब वहाँ जाते हुए भी डर लगता है कि कोई आके मारे ना, इसलिए इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं सारी जगह पे। ये लाखों में से कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं? ये वो मुल्क है जिसमें 2 डिविजन्स एक सूबे के वहाँ जरगा हुआ, और जरगे में लोगों ने ये कहा कि अगर हमसे रियासत ये वादा करे कि वो पाकिस्तान के बीमार बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएगी तो हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि जितना माल लूट के जो लोग बाहर गए, अच्छा बात यहाँ से शुरू होती है, जिस तरह ये 1.5 साल पहले पाकिस्तान बना था, इससे पहले ये सारे लोग शांज़-एलीज़े पे रहते थे और इन सब के लिए खादमाएँ थी, इनके लिए गुलमान थे, इनके लिए वो, आजकल इमरान ने भी कहा है हुरों वाली बात, सारी जगह यही कुछ था। और सडनली इनको पता लगा कि आंख खुल गई और वे सब तू सोने आए वे मन मुड़िया वाला ख्वाब इनका टूट गया बेचारों का। देखिए, हमने जहाँ से लिया उससे जहाँ जहाँ पीछे हटे हैं वो बात बता दी जाए। एक दूसरा ये है कि मिसाल के तौर पे आप जब महंगाई की हम बात करते हैं, आपने भी बात की, और एक नैरेटिव है ये पूरा जो सेट किया गया है, इसमें 2 चीज़ों की सिर्फ कमी है। मैं किसी चीज़ को कॉन्टेस्ट नहीं करता, ये हम यहाँ कोई एक दूसरे को फतह नहीं करने के लिए आते, हम लोगों के सामने मौक़िफ़ रखते हैं। इसमें से 2 चीज़ें गायब हैं जो कौम इस मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानना चाहती है। आपने कभी ये बताया कि आपने कोई ऐसा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ था, होर्डर, आपने देखा हो? ये जितने प्रोपेगेंडे करने वाले हैं, पीछे कहा गया कि आटा सारे पाकिस्तान में से गायब हो गया। आपका बड़ा मोतबर चैनल है, आपने कोई चलाया कि ये आटे की लाइन लगी हुई है, 4000 लोग मेलोडी में खड़े हैं या अटक में खड़े हैं या लड़काने में खड़े हैं या किसी थाने के बाहर खड़े हैं? नहीं। तो ये एग्जरेटेड जो वर्शन है वो सामने लाया जाता है। किसी ने कभी ये कहा कि अगर किसी मिल ओनर ने कोई गड़बड़ की है तो वो बताएं। कभी ने किसी ये कहा कि तुरखम बॉर्डर से कितनी स्मगलिंग हुई है, उसके नतीजे में लोग, 7 लोग जिनमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग, उनको सर्विस से हटाया गया है। कि कभी किसी ने ये कहा कि चमन में क्या हुआ, कभी किसी ने ये कहा कि किसने कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, कभी किसी ने ये कहा कि सिंध के किस इलाके में से कितने लाख की नहीं अरब की हिसाब से जो बोरियां और गंदम और दाने थे सारे के सारे वो गायब हो गए और वहाँ पे रेत बाहर निकली है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में एग्जेजरेटेड अगर ना हो तो मसाइल हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और जिनको कंट्रोल करने के लिए आप अगर अब एक सवाल और, फिर आप भी सवाल कर लीजिए अगर आपकी इजाज़त से। नहीं, इसमें कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा, ये जो भी मसाइल हैं, ये जो गवर्नमेंट आई, ये इसका काम था इन मसाइल को हल करना। अगर वो स्मगलिंग हुई तो उसको रोकना गवर्नमेंट का काम था, अगर कहीं पर चोरी की जा रही थी उसको रोकना गवर्नमेंट का काम था। लोगों ने वोट दिए थे करप्शन के खात्मे के नाम पर, एहतिसाब के नाम पर, और लोगों ने बड़ी समी सुनिए 5 साल के लिए वोट दिए ना जी बिल्कुल, तो अच्छा, नतीजा 5 साल बाद देखिएगा। लेकिन एक सवाल जो बड़ा है, जिन लोगों को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, जिनको सज़ाएं हुई, वो मुल्क से बाहर चले गए। खोसा साहब ने यह कहा तकरीर करते हुए कि अदालत ने तो सिर्फ जुजियात तय की हैं,
बाहर जाने की इजाज़त तो हुकूमत ने दी है। बड़ी, ये एक कंट्राडिक्शन नजर नहीं आ रही? दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसीलिए जरा आप इस कमेंट इसमें चाह रहा था। खोसा साहब ने बड़ी ईमान अफरोज बात की है जो वो मैं पहले कह रहा था लोग आधा सच बोलते हैं, मैं कह रहा था पहले के लोग एग्जेजरेटेड बात करते हैं, वो यू प्रूव्ड इट थ्रू द क्वेश्चन। मैं दो उस पे मेरे कमेंट हैं कि क्या इस मुल्क में अदलिया समेत ये रिमार्क्स नहीं आए, और टीवियों ने तो जनाब सफ़े मातम छोटी है, मातम की सफ़े बिछा दी कि अगर वो मर गया तो इमरान के खिलाफ पर्चा होगा, अगर वो मर गया तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत। ये क्या नहीं हुआ? इस मुल्क में नहीं हुआ, ये पड़ोसी मुल्क में अफगानिस्तान में हुआ है। एक दूसरा ये है कि क्या ये नहीं कहा हुकूमत ने कि हम इसको नहीं जाने देंगे? कहा, फिर जब कोर्ट कह दे के जाएगा तो किस तरह से रोका जा सकता है? फिर तीसरा, क्या ये इस मुल्क में नहीं हुआ, आपकी आंखों के सामने ये नहीं हुआ कि मुझ पे कहा गया कि बाबर अवान ने मशवरा दिया है कि जो अमाउंट है, मैंने तो लीगल बात की थी, जो करप्शन में अगर किसी के खिलाफ किसी अमाउंट का एलिगेशन है वो साबित हो जाए और उसको सजा हो जाए, बेल में भी इसी तरह करती हैं कोर्ट्स, कहती हैं कि अमाउंट के बराबर आप श्योरिटी दे दें। तो मैंने कहा कि आप 7.5 अरब रुपए का या 7 अरब जितने करोड़ है उतने का आप एक बॉन्ड ले लें। तो ये जो 50-50 रुपए के 2 बॉन्ड्स थे, अब खोजा साहब तो वकील हो गए ना, दोबारा उनसे पूछा जा सकता है। ठीक है राणा साहब। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ प्लीज राणा कि साहब। अब अदालत के बाद मामला आ गया आपकी पंजाब हुकूमत के पास, तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही, जब हकायक सामने आ चुके हैं कि ये एक टोपी ड्रामा था बीमारी का जो बहाना करके वो बाहर गए। तो अब तो पंजाब हुकूमत के कोर्ट में बाल है, वो क्यों रोज़ के रोज़ टाइम देते रहें? दो हैं बातें। पहले तो ये कि नवाज शरीफ साहब से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आप गोरा अस्पताल में, गोरा कब्रिस्तान से कोई भागे तो जायज़ बात है, गोरा अस्पताल से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं दाखिल हुए अभी तक? 8 हफ्ते आपको हो गए। दूसरा ये कि उन्होंने अपने पूरे अदालती और कौमी और वकालती, सियासती, रियासती और मीडियाई मौक़िफ़ की उन्होंने तरदीद कर दी है। उनका जो आखिरी ख़त आया है वो ख़त वहाँ से किसी ने नहीं लिखा, वो जिस तरह नहीं पहले हम सुनते थे ना लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो डॉक्टर लॉरेंस ऑफ जो लंदन है उसका ख़त नहीं है, वो ख़त आया है उनके एक ज़ाती घरेलू मुलाजम टाइप बंदे का, जिस ख़त के ऊपर जो पैड इस्तेमाल हुआ है वो लाहौर में जो उनका ज़ाती घरेलू शरीफ मेडिकल सिटी है उसका है पैड, और उसमें ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ की बीमारी की जुज़ियात और नताइज तय करने के लिए, आई एम नॉट मैंशनिंग द लैंग्वेज, नतीजा ये है, तय करने के लिए जो उनकी पिछली रिपोर्ट्स हैं काफ़ी हैं। अब ज़रा थोड़ा रिवर्स चलते हैं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आखिर में आऊँगा। आप ये बताइए कि कितने बोर्ड बने, किसी और कैदी के लिए इतने बोर्ड बने, कितनी गाड़ियाँ जाके जेल के बाहर खड़ी रहीं, नहीं खड़ी रहीं, और सारे कहते थे, आप लोग उनमें से थे जो रीज़न की बात करते थे, वो कहते थे मर गया तो फिर तुसी की करोगे। मैं यानी ऐसी चीज़ों का मैं गवाह हूँ जहाँ लोगों ने इस तरह बैठ के भी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी उसनू ते इतनियां बीमारियां हैं कि तुसी उस दे दा कख भी उदा ठीक नहीं है। तो मैंने एक जुमला कसा, मैंने कहा सानू दा नीयत दा और उसकी कमाई दा ही पता सी, तुसी कहंदे हो कख भी ठीक नहीं है तो ठीक होएगा। ये भी बातें हुई और उसके बावजूद भी इमरान खान एहतजाब के ऊपर खड़े रहे। अब उन्होंने ये सारी तरदीद कर दिया, उनसे सवाल कोई नहीं है। अब आ जाइए पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। पंजाब गवर्नमेंट इसका बेहतर जवाब दे सकती है, बट आई विल स्पीक ऑफ 2 फैक्ट्स। पहला ये है कि उनको मौका दिया गया और कहा गया कि बार बार आप रिपोर्ट्स दें, रिपोर्ट्स नहीं दी। पिछले हफ्ते उनको कहा गया यू हैव लास्ट 3 डेज, इनके अंदर आप रिपोर्ट्स दें, फिर रिपोर्ट्स नहीं दी। अब वो ये कहते हैं कि वही रिपोर्ट्स ठीक हैं। अगर वही रिपोर्ट्स ठीक हैं तो आपने ये कहा था पाकिस्तान की पैथोलॉजी में इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, आपने कहा था पाकिस्तान में इसका एक्सपर्ट कोई डॉक्टर ही नहीं, आपने कहा था पाकिस्तान का कोई अस्पताल, आपके ज़ाती अस्पताल और मेडिकल सिटी समेत इसका इलाज नहीं कर सकता। आपने तो पूरे जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है उस पर आपने अदम एतमाद का इजहार करके आप बाहर गए थे। अब दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैं नहीं बता सकता इसलिए कि मेरी इस पर किसी से बात नहीं हुई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा
अगर वो बेल एक्सटेंड नहीं करना चाहते, अगर वो समझते हैं कि ये कागज़ के 2 टुकड़े जो शरीफ मेडिकल सिटी के एक मुलाजिम ने लिखे ये काफ़ी है, फिर आपका सवाल जायज़ हो जाएगा सारा कि क्यों उसको लंबा टाइम दिया जा रहा है। नहीं, इसमें सवाल सिर्फ ये था कि इसमें तो कोई शक नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मीडिया ने एक भरपूर अंदाज में अपना एक रोल प्ले किया, एक नैरेटिव दिया, लेकिन वो हुकूमत के पास तो सारे ज़राए थे, पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे। इससे क्या हम ये मतलब लें कि किसी चीज़ की भी अगर बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग की जाए मीडिया पर तो आप गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे उसी अंदाज का स्टेप लेने? अच्छा देखें, वो आपने बड़ी मासूमाना गुफ्तगू शुरू कर दी है। आप कह रहे हैं कि अपना मौक़िफ़ गप मीडिया ने पेश, ये मौक़िफ़ है कि इसका ज़िम्मेदार इमरान होगा, पर्चा इमरान पे हो जाएगा, ये मौक़िफ़ है, ये धमकियाँ नहीं है, ये ब्लैकमेल नहीं है, बड़ा खुला खुला रियासती चीफ एग्जीक्यूटिव का। असल जो इशू आप कहते हैं अभी भी कि अभी आगाज़ में आपने कहा कि वो वापस आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की लहर चला देंगे, तो किसी ने रोका है? गए क्यों थे? बीमार। अच्छा, एक बीमार नहीं गया, एक बीमार, एक तीमारदार, दूसरा तीमारदार और तीसरी उम्मीदवार, एक लाइन लगी हुई है और बाकी सारा टब्बर फरार। नहीं, ये उम्मीदवार से डॉक्टर साहब याद आया जी कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक और साहिबजादे भी हैं, अस्मा। वो क्यों वालिद साहब मैं तो ये समझता हूँ अवान साहब कि असल बेनामी जो नवाज शरीफ साहब की है ना, वो अस्मा के पास होगी, क्योंकि बाजार वो इसहाक डार साहब की है, लेकिन और उसको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। नहीं, इसहाक डार साहब के कौन से वसाइल हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वसाइल थे, क्या वसाइल हैं? अब ये जो कुछ निकला है इस रिश्तेदारी की शक्ल में ही निकला। आप बिल्कुल ठीक करें। जो राना साहब जितना अच्छा जब अखबार नवीस थे ना, लिखते थे, उतना ही अच्छा ही बोलते भी हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया है बहुत अहम कौम के सामने। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि बेटी को बाप की तीमारदारी के लिए होना चाहिए। मैं खुद बेटियों का बाप हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब बेटी आके आपके सर पे हाथ रखती है और आपके सराहने खड़ी हो जाती है, लेकिन बेटी तो खड़ी है ऑलरेडी सराहने, बेटी तो हाथ रख रही है। वो जिसने माल पे हाथ रख लिया दूसरा अब्बा पे रख दे। एक फिर बहुएं जो हैं, प्रैक्टिकली जिन घरों में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ बहुएं उनकी बेटियां बन जाती हैं। वो उनके बेटों की जब बीवियां बनती हैं तो उनकी बेटियां बन जाती हैं, और जो बेटियां होती हैं वो किसी और के घर में जाके बहुएं बन जाती हैं। वहाँ 3 बहुएं हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3। फिर जो दामाद हैं अच्छे हों, जायदाद भी उन्होंने बनाई हो आपके नाम के ऊपर, तो अच्छे होने चाहिए ना। 2 दामाद हैं, फिर जो उनके 2 बेटे हैं, फिर उनके 2 भतीजे हैं, फिर उनका भाई है, फिर उनका समधी है, और फिर आगे उनकी औलादें हैं। ये टोटल मिला के तकरीबन 40 बनते हैं। रफली आप लगाएंगे, सारे आगे रिश्ते निकालते जाएं, बच्चे निकालते जाएं। मैं वो अली बाबा वाले 40 नहीं कहना चाहता, बच्चे उसमें शामिल हैं और ख़वातीन शामिल हैं। लेकिन ये तो सवाल बनता है जो आपने कहा है कि वो क्यों नहीं करती। असल में अगर बीमारी होती तो वो सीधे अस्पताल लैंड करते। ये प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया था, उन्होंने कहा कि वो बदला हुआ बंदा था जब वो जहाज़ पे बैठ रहा था, तो ऐसा ही है ना। और उसके आगे जो खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी, वो अंगूर पड़े हुए थे शुगर के मरीज के सामने बड़े ज़बरदस्त, इतने मोटे मोटे। क्या ये सब खाने के बहुत शौकीन है सभी साहब। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़रा इत्तेहादियों खाने नहीं तो वहाँ पहुँचाया है हर तरह के खाने ने। अब आ जाते हैं ज़रा इत्तेहादियों की पॉलिटिक्स पे। जी, ये बिल्कुल मामला चल रहे थे, अचानक खान साहब ने नई कमेटियाँ बनाई हैं, कोई ख़ास वजह नई कमेटियाँ बनाने की? अच्छा, पहले तो ये है कि इत्तेहादियों से जो मामला चल रहे हैं वो ज़ाहिर है अपने अपने निशान पे, अपने अपने एजेंडे पे और अपने अपने मंशूर के ऊपर सारे इलेक्शन लड़ के आए हैं, और एक मुश्तरका कॉज के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म की गई, कोएलिशन। उसमें जो उनके साथ मुआहदे, वो हुकूमत उनका पूरा ख्याल करेगी। उसमें उनके साथ जो वादे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वादे से पीछे हटे। एक दूसरा जो एक्सिक्यूशन है उन वादों की, वो उनमें जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दिया है कि वो फौरी तौर पे हल किए जाएं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है
कि चूँकि कमेटियाँ काफ़ी देर से लगी हुई थी लेकिन शिकायतें थी कि वो बढ़ती जा रही थी, मीडिया हाइप थी कि वो बढ़ती जा रही थी, ट्रायल थे हमारे जो बढ़ते जा रहे थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये ख्याल किया कि शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोग पहले कमेटियों में शामिल थे, कुछ और लोगों को उसमें शामिल किया जाए। और फिर अब जो पंजाब में कमेटी बनी, बलूचिस्तान के लिए बनी, कराची के लिए बनी, और वो सारी कमेटियाँ ऐसी हैं जिनमें मुतल्लिका लोग शामिल हैं, कोई एक भी गैर मुतल्लिका आदमी शामिल नहीं है। मसलन पंजाब की कमेटी की आप बात कर लें, गवर्नर उसमें शामिल है, चीफ मिनिस्टर से सारे काम पढ़ते हैं, शिकायत उससे हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर से ये काम हुआ, ये काम होने से अभी तक रह गया है, वो उसमें शामिल हैं। और फिर शफकत महमूद साहब, वो लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, पंजाब के वो लेजिस्लेटर हैं, इज़ अ मिनिस्टर, वो शामिल हुए हैं। एक इसका जो लतीफ़ पहलू है मैं उस पर बात कर देता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कह सकती है कि मेरे साथ गुफ्तगू के लिए समी इब्राहीम के अलावा किसी नुमाइंदे को ना भेजें और राना साहब को रहने दें, या राना साहब को भेज दें, समी साहब को रहने दें? ये तो इंटरनल चॉइस होती है पार्टी की लीडरशिप की, और वो लीडरशिप इमरान खान है जिन्होंने चॉइस की है। इसलिए अगर किसी की जो इत्तेहादी मौजूद हैं उनका कोई ओहदा किसी का तब्दील हो, उनके साथ किसी जगह पे कोई पॉलिसी तब्दील हो, कोई रवैया तब्दील हो, शिकायत करनी चाहिए, ऐसी क्या बात है, ज़रूर करनी चाहिए, उसको रिड्रेस भी करना चाहिए। लेकिन ये तो इंटरनल चॉइस है ना, किसी जगह भी नुमाइंदगी के लिए पार्टी इंटरनली चूज़ करेगी बंदों को। नहीं, ये इंटरनली चूज़ करेगी, ये बात तो सही है। लेकिन फिर इत्तेहादियों को इतराज़ किस बात पे है? कौन सा ऐसा ख़ास नुक्ता है जो इत्तेहादी समझते हैं कि ये उनको काबिल कबूल नहीं है? आपकी नज़र में क्या? मैं इतना नुक्तावार कहाँ हूँ, मुझे नहीं, आप तो बैन सतूर बात करने के माहिर हैं। जितनी समझ थी मैंने आपको बता दिया। ये इमरान खान की ठीक चॉइस है, उनका ठीक फैसला है, और हुकूमत के लोग आज भी शफकत गए हैं और जाके मिले हैं, हमारे जो स्पीकर हैं पंजाब से, उनसे मिले। अच्छा, आप समझते हैं कि बिल्कुल। अच्छा, एक जो गवर्नमेंट पर एतराज़ एक और है जी कि जी बहुत सारे अहम मामलात हैं, उनको सही अंदाज में नहीं लिया गया। जो बड़ी लेजिस्लेशन होनी थी, वो एक्सटेंशन का मामला भी था, कि हुकूमत में ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई कॉम्पिटेंट लोग उसको मामले को नहीं देख रहे। अब फाइनेंशियल टीम को देख लें, चेयरमैन FBI छुट्टी पे चले गए हैं, IMF का डेलीगेशन आया हुआ है मुज़ाकरात के लिए, और FBR के बग़ैर, चेयरमैन के बग़ैर है FBR। इससे पहले जो लीगल ब्रांच है, जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, उसमें जो बहुत सारे मामलात जो कानूनी शक्ल जिनको देनी थी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को शिकायत। तो अपोजिशन का जो एक बहुत बड़ा अटैक है, वो ये कहते हैं कि जनाब अहलियत की कमी है। अपोजिशन दो बातें कह रही है। एक तो कह रही है कि इस वक्त वो सारे लोग काबीना में, इक़्तिदार में, इख्तियार में हैं जो पहले भी हुकूमतों में रहे हुए हैं। ये इतराज़ हो रहा है ना, तो फिर तजर्बा तो है, वो बात तो फिर गलत है, नंबर वन। दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि देखिए लेजिस्लेशन नहीं हुई, तो लेजिस्लेशन नहीं हुई जिसका सबब ये था कि जो मेडन स्पीच थी, पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, जिनकी मेडन स्पीच के दौरान उठ के उन्होंने जो उल्लड़बाजी की और वो तकरीर जलसे की तरह से हो सकी, वो एक जो पार्लियामेंट्री डेकोरम के अंदर वो तकरीर नहीं हो सकी। फिर उसके बाद जब तंग आके हुकूमत ने ऑर्डिनेंसेस जारी करना शुरू किए, इसलिए कि एतराज़ आता था, जिससे आप एतराज़ कर रहे हो, बिल्कुल ठीक एतराज़ है, मैंने खुद एतराज़ किए, मैंने पब्लिक के लिए लिख के बोल के एतराज़ किया। लेजिस्लेशन के अलावा जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, उसको पार्लियामेंट कहलाने का कोई हक नहीं है। जो पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कोई और काम करे अच्छा सा। फिर जब वो 11-12 बिल जब पेश हुए और वो मंजूर हुए, उन्होंने कहा जी ये तो असम्बली में हमें बहस करने दें। अब कितनी बहसें हुई हैं आपने देखी हैं, कितनी बहसें हुई हैं जो पास हुए हैं। असल बात यह है कि जो असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। जब मैं पहली दफ़ा लॉ मिनिस्टर से पहले बना, मेरे पास चार्ज था पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री का, उस वक्त और उस वक्त की जो स्पीकर थी, मैंने कहा कि जो अंदर आते हैं लोग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। 82 बिल्स उस दौर में, मैंने किसी बिल की भी मुखालफत करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जो प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से बिल आता है, मैं ये ज़रूर कहता था, बल्कि मैंने रिवाज डाला, बेशुमार पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए, अभी भी पूछ लें उनसे, मैंने रिवाज डाला, मैंने कहा आप कहते हैं कि आई बेग टू प्रेजेंट द बिल फलाना, ये क्या हुआ, आप बताएं तो सही बिल क्या है, अमेंडमेंट आप ला रहे हैं तो वो क्या है।
इसका पर्पस और ऑब्जेक्ट लिखा होता है पहले, वो पढ़ के लोगों को सुना दें ताकि पता लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। जो बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इसको पार्लियामेंट को एक सस्ता सा डिबेटिंग क्लब बना दिया गया। ठीक, डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ हैं, राना ताहिर भी हमारे साथ हैं। छोटा सा वक्फा प्रोग्राम में वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और डॉक्टर बाबर अवान का तज्जिया। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम तज्जिया में डॉक्टर बाबर अवान खसूसी तौर पर शरीक हैं, राना ताहिर भी मेरे साथ हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है, गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अब ज़रा डिस्कस करते हैं सिंध का मामला। डॉक्टर साहब, जो IG सिंध की तबादला है उसके हवाले से ये ख़बरें आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री कर लिया है। इमरान इस्माइल साहब की गुफ्तगू भी आई कि जी ये प्रोगेटिव है सिंध चीफ मिनिस्टर का कि वो IG लगाएँ, लेकिन फिर बाद में काबीना में चला गया ये मामला। थोड़ा कुछ एक ये तासुर देने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने कि इमरान खान साहब वादा करते हैं लेकिन फिर उसके बाद अपने साथियों के दबाव पर उसको तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ दो इश्यूज़ हैं। एक तो इशू ये है कि वहाँ गवर्नेंस बड़ी एक लिमिटेड कंपनी की तरह का हो गया है सिलसिला। उसका सबब भी है, उसमें नहीं जाना चाहता मैं इस वक्त। लेकिन ये है कि आप मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ जब वही लोग बात कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त पार्लियामेंट में या इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि अपोजिशन एक आईनी इदारा है, इसका हुकूमत एहतराम करे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन के हवाले की जाए। सिंध में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। एक दूसरा, वो ये कहते हैं कि वहाँ घूमने फिरने की आज़ादी सिर्फ हमें है, हुकूमत को है, सरकारी खर्चे पे हम घूमेंगे, उसके आपके पेट्रोल पे घूमेंगे, लेकिन अपोजिशन को नहीं है। आपको याद है शमीम और अलीम गए हमारे दो लीडर, और उनके साथ फिर पर्चा जो हुआ वो भी आपने देखा। उसके ऊपर फिर एक जो SSP गालिबन और एक DIG और क्या कार्रवाइयाँ नहीं हुई। तो जो पुलिस है उसको डीपोलिटिसाइज, यानी अपने लोग भी हमारे कई शिकायत उन्होंने की कि जी जो पुलिस वाला मेरी नहीं सुनता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पुलिस वाला किसी की भी नहीं उसको सुनना चाहिए। पुलिस वाले को सिर्फ कानून की किताब पे चलना चाहिए और जो इंसाफ के मुताबिक वो हकायक इकट्ठे कर सकता है किसी तनाज़े में, वो करने चाहिए। अब अगर इसको ज़ाती घर की आप लौंडी बना लें और उसको मोम की नाक समझ लें और उसको आप खेलने वाली गुड़िया समझ के उसके साथ खेलें, तो दिस इज़ नॉट ऑन। जो ये दो पहलू हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई है आपने वो देखी है, कितनी खौफनाक रिपोर्ट है कि क्या करने की कोशिश की गई थी। और पर्चा किसके ऊपर हुआ है? हमारे लीडरों के खिलाफ पर्चा हुआ, और वो भी अगवा और बड़े संगीन किस्म के जराइम का झूठा पर्चा, झूठी FIR हुई है। जो IG वो एक ज़ाहिर है हम फेडरेशन में रह रहे हैं, इसमें कोई यूनिट भी कोई फेडरेशन से बाहर नहीं है, इसलिए उनका जो फेडरेशन के ऊपर हक है उसके जवाब में उनका कुछ फ़र्ज़ भी है जो वो अदा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ही सारी यही है। तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और उनके सामने नाम रखे। कुछ नाम, दो मुझे पता चला था कि नाम वफाकी हुकूमत की तरफ से भी तजवीज़ हुए हैं या हो गए हैं। तो इसलिए ये कोई स्टेलमेट नहीं है कि कौन सा ऐसा अर्जेंट काम है जिसके लिए फौरी तौर पे इसकी अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत थी, या कोई ऐसा इल्ज़ाम कौन सा है जिस पे सस्पेंशन ज़रूरी थी, या कौन सा वो काम है जो उनका रुक गया। अगर कोई रुका हुआ है तो काम ही बता दें। ठीक है, थोड़ा सा मैं वापस आऊँगा क्योंकि शुरू में हमने एहतसाब की बात की थी। मैं आज देख रहा था कि राजा परवेज़ अशरफ साहब का जो मुकदमा है वो वापस हो गया है, डिसमिस हो गया उनके ख़िलाफ़ चार्जेस, क्योंकि जो नैब के नए कवानीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन पर जो इल्ज़ाम है गुजरांवाला में कोई 450 से ज़ायद जो भर्तियाँ की हैं ख़िलाफ़ कानून, और भी जो कुछ चार्जेस थे वो सब नैब कोर्ट ने ड्रॉप कर दिए हैं। तो ये एक ऐसा कानून लाने की अब कोशिश की गई है जिससे जिन लोगों को पकड़ा जा रहा था वो सारे के सारे अब उससे बचते जा रहे हैं। तो ये एक जो वादा था आवाम के साथ कि जी बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट एहतसाब होगा, उससे थोड़ा तहरीक इंसाफ हटती हुई नज़र नहीं आ रही।
नहीं, देखिए अदालती जजमेंट के ऊपर तो नहीं तबसरा किया जा सकता। वो नहीं, वो उस कानून की बुनियाद पर जो नया इंट्रोड्यूस कराया गया। जजमेंट इज नॉट बिफोर मी। अगर मैं देखूं तो फिर मुझे कि क्या वही वाहिद वजह है। एक सूरत, दूसरी सूरत यह है कि केस कमज़ोर था जिसमें कन्विक्शन के चांसेस नहीं थे, वो भी हो सकती है। और 265 के नीचे ये इख्तियार है अदालत को, जो सेशन जज बैठते हैं वहाँ पे उनको ये इख्तियार है। इसलिए मैं उस पर तबसरा, हालांकि वो चले इस जजमेंट में नहीं आप वो बड़े तबसरे करते हैं लोगों पे, मैं नहीं तबसरा करता। लेकिन एक जो अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये भी एक परसेप्शन बनाया गया जी कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, इकोनॉमी नहीं चल रही, तो बहुत सारे लोगों को अब मुबर्रा करार दिया गया है। देखिए, मैं तो किसी को भी अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली मावराए अदालत मुबर्रा करार देने का सिर्फ तफ्तीशी को इख्तियार है, हुकूमतों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि जो इनके देखें जी, ये तो सारा जो कानून है वो गलत है। यही तो वो कानून है जो जिसके बारे में आगाज़ इसका आपको याद नहीं है किसने किया था? इस कानून का आगाज़ ऑर्डिनेंस आया था 96 में। बीबी का मैं वकील था जब लगारी साहब थे। लगारी साहब आज उनके इत्तेहादी हैं, उनकी फैमिली। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए 97 में, उन्होंने अपना एक सेनेटर इसका सरबराह बनाया, और किस तरह से के ट्रायल हुए आप देखते रहे। उस ट्रायल में मेरे खिलाफ भी पर्चे हुए, मुझे भी दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। मेरे मुंशी शबीर को उन्होंने नहीं छोड़ा, परवेज़ अशरफ उसका हमराई मुलज़म था, दोनों इकट्ठे जेल में थे। तो इसलिए उन्होंने तो जो किया वो कमाल किया ना, फिर वो भुगतना पड़ता है। उनकी खूबी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो लोगों के लिए खड्डे खोदने के माहिर, और उस खड्डे में फिर वालेहाना छलांग लगाने के भी माहिर निकले। ये जो इस वक्त कानून है, इसके ऊपर डिबेट करें ना जी, पार्लियामेंट के अंदर जाएं। ये सारे कहते थे कि इस कानून को पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, अब पार्लियामेंट के अंदर आ गया। और अगर वो इदारा जिसने कानून के तहत मुकदमा बनाया था उसके पास एपेलेट फोरम भी मौजूद है। अच्छा, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस पे डिबेट। राणा साहब, बात ये है डॉक्टर साहब, लोग जो है ना वो इमरान खान से ये तवक्को करते थे कि नैब कवानीन जो है इमरान खान के आने के बाद मज़ीद सख्त होंगे और ये चोर लुटेरे जो हैं इनसे लूटा हुआ माल बरामद किए देगा। आज देखें, कराची में शायद आपकी नज़र से वो किसी टीवी चैनल पे गुजरा हो वाक़या कि एक लड़का जो एक बैटरी चोरी कर रहा था, उसको खंबे के साथ बांध कर किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो यहाँ पे एक वो चोरी कर रहा था, शायद रोटी खाने के लिए कर रहा हो, जो इस मुल्क को लूट कर अरबों खरबों खा गए, वो तो लंदन के होटलों में अय्याशी कर रहे हैं, और फिर हम इनके लिए ही कानून को मज़ीद नरम बना रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कंप्रोमाइज़ हुआ है, ना कंप्रोमाइज़ होगा, ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जो 1.5 साल तक दो बातें, एक समी ने की है, एक राणा साहब आपने भी की है। समी ने ये कहा है कि जी लोग कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, सारे ही कह रहे थे कि आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर कोई शख्स उस पर यह इल्ज़ाम नहीं है कि उसने पैसे लिए, प्रोसीजरल लैप्सेस उसके ख़िलाफ़ हैं, तो उसमें से मंजरिया यानी जुर्म नहीं बनता। नंबर 1 ये तो सारे मुतालबा कर रहे हैं। 1.5 साल चीख के तो हमारे तो सुन सुन के कान पक गए। देखे ना, अगर आप अगर गवर्नमेंट है और आपको 32 चैनल पे बैठे हुए 132 लोग सारे ये कह रहे हों, तो आप एक दफ़ा तो सोचेंगे कि यार इनकी बात थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं क्या है। एक बात ये होगी। दूसरा ये कि जी पाकिस्तान में बिजनेस तब चलेगा जब नैब का कानून, अब नैब का कानून बदलने के बाद कहते हैं पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। तो फिर ये वो आपने पता नहीं आपके ज़माने में थी, यानी मैं तो आपसे बड़ा हूँ उम्र में दोनों से, वो जो कहते थे गधा बेचने के लिए मंडी जा रहे थे अब्बा और बेटा, तो पहले वो बेटा बैठ गया, लोगों ने कहा देखो अब्बा चल रहा है, वो नीचे उतर गया, उसने कहा सॉरी अब्बा आप बैठ जाएं, उसने कहा देखो अब्बा इस उम्र में भी सवारी कर रहा है, बेटा चल रहा है। फिर उन दोनों ने आखिर में गधा जो था वो कंधे पे उठा लिया। फारसी की कहानी तर्जुमा हुई थी जो उर्दू में हमने पढ़ी। किसी जगह तो हमें बहसियत कौम इस बात पे इत्तफाक करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट अगर सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट में, तो फिर सारी जो कानून अगर वो गलत बनाना चाहते हैं सही बनाना चाहते हैं तो एक्ट करें ना। ऑर्डिनेंस आया हुआ है, उसकी एक्सटेंशन हो रही है, तो एक्ट करे। पार्लियामेंट कहाँ से हो रही है? आपका मुखातिब हुकूमत नहीं है, सिर्फ आपका मुखातिब है कानून साज इदारा, जिसको शौक है ये कहने का कि सुप्रीमेसी हमारे पास है, तो साबित करें।
सुप्रीमेसी तो डॉक्टर साहब उनके पास है, वो कहते हैं है, लेकिन वो तो खुद मुल्ज़म है उनमें से बहुत सारे नैब के, इसलिए वो कैसे वो जो कवानीन है उनको मजीद सख्त बनाएंगे, वो तो नरम करने की तरफ ही जाएंगे ना। अच्छा देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हम सारे डेमोक्रेट हैं तो फिर तवक्को करनी चाहिए ना कि ज़रा मुनसिफाना फैसला करेंगे वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि यहाँ तो डैश में छोड़ देता हूँ, पहला शेर भी है जालिम और अगला भी सच छोड़ देता हूँ। और ये शहजाद जहांगीर कहा करते थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल के, चोर ही चोर को तो इज़्ने रसाई देगा। ये तो बड़ी गलत बात है कि अपने आप को ओबलाइज करने के लिए टेलर मेड कवानीन पार्लियामेंट बनाए, लेकिन पार्लियामेंट इस पर कानून साजी तो करे। गलत हुई अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जानी है, आई कैन प्रेडिक्ट इट राइट नाउ, इसलिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है एहतसाब का, एहतसाब के इदारे का, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। उसके लिए वहाँ भी बड़े बड़े तमाशे होते हैं। मसलन वहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी पैसे जो फेडरल रिजर्व्स में से जाएंगे, वफाकी बजट जहाँ जहाँ से बनेगा, हर आदमी से हिसाब लिया जाएगा। ऐसे इदारे हैं जो कहते हैं जी हम ऑडिटर जनरल को हिसाब नहीं देते। डॉक्टर बाबर रवान हमारे साथ हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू, अहम मामलात। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में डॉक्टर बाबर रवान हमारे साथ हैं और गुफ्तगू हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सर, क्या देखते हैं, इत्तेहादियों के साथ मामला ठीक हो जाएंगे? हाँ, इत्तेहादियों के जितने भी मसाइल, एक से ज़्यादा कोएलिशन मैंने देखी है, आई बीन इन द कैबिनेट फॉर मोर देन वंस, वो एक तरह से ना पार्लिमानी ज़ुबान में कॉल अटेंशन नोटिसेस होते हैं, तो जो दिलाओ नोटिसेस, और मीडिया ज़्यादा दिल से ना लगाया करे उनको। नहीं, आप डॉक्टर साहब ये समझते हैं जो आपने बात की वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि जिनसे मसाइल हो सकते हैं सूबे में, गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, चीफ मिनिस्टर हैं बुज़दार साहब, वो दोनों कमेटी में शामिल हैं, और फिर शफकत महमूद साहब उनकी मुआवनत कर रहे हैं। तो इस कमेटी पे मेरा तो ख्याल है किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मसले हल कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ मंजे हुए हमारे दोस्त हैं और बड़े वज़ादार लोग हैं चौधरी साहब। जी हाँ, जी मंजे हुए लोग हैं, उनको पता है कि क्या आगे चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, एक अभी वजारत रेलवे को भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, FBR के लोग भी थे, 56 कंपनीज़ का मामला भी आया सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगे चलकर शायद एग्जेक्टिव को इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर, या जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, अदलिया से ख़ासा टफ टाइम आएगा। कुछ इस किस्म की फीलिंग है एग्जेक्टिव? नहीं, देखिए जी, टफ टाइम अदलिया से सिवाय एक दौर में जब एक पॉलिटिकल साहब बैठे हुए थे जिनका कज़न एक पॉलिटिकल पार्टी में था, उनके अपने सियासी अज़ाइम थे, सियासी पार्टी बना गए बाद में चौधरी साहब जी। तो इस तरह से कभी भी नहीं हुआ कि कोई एनिमोसिटी हो जाए किसी जगह पे 2 इदारों के दरमियान या 3 इदारों, तो वो तो सवाल ही नहीं है। जो असल बात है वो ये है कि जहाँ गवर्नेंस में किसी जगह पे कोई बड़ी ख़राबी अगर उसकी निशानदेही होती है तो फाइनल आर्बिटर है मुल्क का, पार्लियामेंट कुछ अगर नहीं करती, फाइनल आर्बिटर है। ये अभी भी देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट की बाला अलहदा रख के और दस्ती उठा के झंडे उसके ऊपर लगा के नारे मारने वाले जितने थे वो अदालतों में जाते हैं। किस किस बात पे अदालतों में जाते हैं? मिसाल के तौर पे कि जी पहले उन्होंने कहा कि 2 जो मेंबर लगने ये रहने दें, चेयरमैन और मेंबर इकट्ठे लगाएंगे। कमेटियों की आप नोट्स निकाल के देख लें, डॉक्टर शीरी मज़ारी किसी और से पूछ लें जो कमेटी में बैठते हैं। फिर वो एक पिटीशन उठा के चले गए। ऑर्डिनेंस कहते हैं कि हम पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे किसी कीमत का, ऑर्डिनेंस जारी होता है, पिटीशन उठा के चले जाते हैं। तो ये जो डायकोटमी है या जो दुई है या जो दोपहरी पंजाबी में जिसको कहते हैं वो है, ये उसकी वजह से ये तासुर सारा पैदा होता है। ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई स्टेलमेट किसी जगह के ऊपर भी आएगा। हम तो अदलिया को भी और आज़ाद और मोतबर पहले से भी ज़्यादा और प्रोएक्टिव पहले से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं, अफराद भी आते जाते रहते हैं, इदारों ने और मुल्क ने इंशाल्लाह चलना है।
पंजाब में वाक़या हुआ, चीफ जस्टिस साहब की सिक्योरिटी के हवाले से एक ऐसा लेटर वायरल किया गया जो एक्चुअली चीफ जस्टिस साहब की इंस्ट्रक्शंस पे लिखा ही नहीं गया था, लेकिन उसको वायरल किया गया और एक तासुर ऐसा कि शायद ये डेलिबरेटली किया गया। उसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उसको टेकअप भी कर लिया, कल उसकी समाअत भी है। ये आप क्या कौन ये कर रहा होगा, आप क्या समझते हैं सारे इशू? मेरा ख्याल तो ये जी कि अब चूँकि उन्होंने टेकअप कर लिया मामून रशीद साहब ने, तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, तो पता लग जाएगा किसने ये शरारत की है। तो ये इट वाज अ बैड टेस्ट पुलिस के अंदर से ही निकला है ना, ये बाज़ार में तो नहीं इस तरह के नोटिफिकेशन या ब्यूरोक्रेसी के अंदर से ही निकला है। ये नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो पब्लिसिटी मॉन्गरिंग के लिए इस तरह के काम करते हैं या आपकी सफ़ों में अच्छा बनने के लिए भी करते हैं। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आखिर है प्रोग्राम का, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में। आईजी भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और चीफ सेक्रेटरी भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जो एमपीएस हैं उनका जो मामला है बहुत सारा, वो हमें लग रहा है कि उनकी दाल गल नहीं रही। तो ये चलेगा फिर इस तरह से, ये जो सेटअप है? शुक्रिया आपका। इसके साथ आप अगर ये कहते कि तब्दीली सरकार ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और इमरान खान अपने एजेंडे पे डटे हुए, मैं और ज़्यादा खुश हो जाता। ये साथ कहना चाहिए, थोड़ी सी तो दाद जो बनती है वो देनी चाहिए। लेकिन ये दोनों वन ऑफ द टॉप प्रोफेशनल्स मैंने देखा भी है, इनमें से एक को जो चीफ सेक्रेटरी हैं काम करते हुए भी, और इसलिए जो किसी को कोई परेशानी इस बात से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मेरिटोक्रेसी का जिस तरह से पाकिस्तान में पहली दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का आगाज़ हुआ है, अगर मेरिट पे कुछ हो रहा है तो उसको सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान। राना ताहिर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन ने सुनी मसाइल के हवाले से डॉक्टर बाबर अवान किस तरह से देखते हैं, बहुत करीब हैं हुकूमत के, इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।